नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास पार्ट्स को आज हम लोग पढ़ रहे हैं और अब से इस सेशन को हम लोग पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल वाइज। क्रोनोलॉजिकल के कालानुक्रम वाइज एक एक किंगडम उठाएंगे, एक एक चीजों को उठाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने सल्तनत काल उठाया, तो सल्तनत काल का प्रारंभ किससे हुआ, किस तरह से समापन होगा, इस क्रम में जितने भी किंग्स आएंगे उन सभी के बारे में एक क्लास लेंगे। ये क्लास दो सेशन में होगी। पहले तो इसकी डिटेल टॉपिक्स होगा, फिर इसी के एमसीक्यूज होंगे। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो बेटा देखो, अभी क्या है, अभी सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जा रही है। तो बेटा इन जगह आपको जुड़ना पड़ेगा। और या अगर आपकी इच्छा करे तो हमारे पेड बैचेस को ले सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एक पर्सनल लिंक पे शेयर कर दूंगा, या जो ग्रुप्स बने वहां मिल जाएगा। आपको जो तरीका पसंद आए आप उससे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी कोशिश करिएगा कि इस टॉपिक की पीडीएफ खुद से बनाइए, खुद से आप अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि तैयारी और सिलेक्शन उसी से होगा। क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा यहाँ लिखा गया है यूपी ट्रिपल एससी एसएससी रेलवे वनडे एग्जाम्स, क्योंकि इनको मैं पढ़ाता हूँ। पर इसके अलावा उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानना है, या जिनको इतिहास समझने का मन है, या कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो। हर जगह अगर इतिहास पूछा जाएगा तो मध्यकालीन इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में जो घटनाएं हुई वो सेम ही रहेंगी और उन्हें संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ की हेडलाइन है आज की, कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहादुर, उदार, न्यायप्रिय शासक, कुशल सेनापति और प्रशासक। ये इसकी खूबियां हैं, ये इसकी महानताओं के बारे में चार चांद लगाती हैं कि व्यक्ति बहादुर है, न्यायप्रिय है, कुशल सेनापति है, प्रशासक भी अच्छा बनता है, साथ में उदारवादी भी है। ये इतना उदार है कि इसको लाख बख्श की उपाधि मिल जाती है। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। ये उस समय लाखों का दान दे रहा था। अब चलिए इनके बारे में बाकी डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स को देखने से पहले मैं आपको एक बार और छोटा सा हिंट दे देता हूँ। यार वो मेरा छोटा सा प्रमोशन है, वो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट टीम है वो हमें पटक देगी, हमारी सैलरीज भी नहीं। देखो, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका पेट का एग्जाम्स लगाओ, पेट के एग्जाम्स के लिए बेटा सफलता बैच है, इससे जुड़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जुड़ गए होंगे। आप कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जिद बैच है, आप उससे भी जुड़ चुके होंगे। इसके अलावा पेट हो गया, कनिष्क सहायक हो गया, स्टेनो के लिए स्टेनो स्टार बैच है। लेखपाल के लिए भी जुड़ना हो तो जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा। अगर आपकी क्वेरीज ज्यादा होंगी तो आपको उस एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर बैच ले आएंगे। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा एसएससी में अभी हम जीके जीएस को कवर कर पा रहे हैं, तो जीके जीएस के लिए कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज के नाम से बैच आया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश कवर कर पा रहे हैं, इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू सीरीज के नाम से आया, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे दो सब्जेक्ट और पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है रीजनिंग, दूसरा पूछा जाता है मैथ। तो अगर आप रीजनिंग और मैथ की फैकल्टी बनना चाहते हैं द एग्जाम बडी में, या आपके जान पहचान में कोई है, तो बेटा थोड़ा सा रिज्यूम शेयर कर दीजिएगा उनको। उन उनको इस वीडियो तक शेयर कर दीजिएगा, उनका रिज्यूम हम तक पहुंचा दीजिएगा, उनसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोकली यूपी और कानपुर से हैं, यूपी के कानपुर से हैं, तो आप और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक। क्योंकि अभी इनके टीचर्स में फैकल्टीज नहीं है, जिस वजह से मेरे क्लासेस इनकी नहीं ला पा रहा हूँ। इसके अलावा बचा यूपी पुलिस, जो तीसरा बैच है जिसको हम लोग कवर करा पा रहे हैं। यूपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो बेटा कांस्टेबल के लिए अभी आपको गूगल फॉर्म बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बैच आप लोगों का स्टार्ट होगा 15 तारीख से, इसका अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे लगभग 25 तारीख से। इससे जुड़ सकते हैं। एसआई के लिए बैच है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। एसआई के लिए तो मैंने 30 तारीख से सोचा, इससे पहले नहीं सोचा है। अभी इसके बैच को रिफॉर्म किया जा रहा है। अगर आप अभी से क्वेरी करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। रेलवे के किसी एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, आपको क्लासेस मिल जाएंगे, क्योंकि रेलवे की तो बड़ा क्या है, जीके जीएस यहीं मिल जाएगा, साइंस के सेशन यहीं से मिल जाएंगे। अब बचा क्या इसके लिए, इसके लिए आपके बचता है मैथ और रीजनिंग, उसकी फैकल्टीज की खोज चल रही। जब तक ये नहीं आ पाता तब तक मैं रेलवे कंप्लीट नहीं लॉन्च कर पाऊंगा। अभी इतने पॉइंट्स हैं, इन सभी के बारे में ध्यान दीजिएगा। अब चर्चा करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज के सेशन को पढ़ने से पहले कल का थोड़ा रिविजन करते हैं। कल देखो हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीज अभी तक नहीं सही हुई है, जबकि यहाँ पे 1290 होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्तनत काल में किस तरह से वंशज होते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश में ने लगभग 84 वर्षों तक प्रशासन किया। खिलजी वंश को पढ़ते हैं तो लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश को पढ़ते हैं 94 वर्षों तक। सैयद वंश को पढ़ते हैं लगभग 37 वर्षों तक।
लोधी वंश को पढ़ते लगभग 75 वर्षों तक। अब इसमें सबसे ज्यादा किस समय तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबे समय तक भारत में प्रशासन करने वाला वंश कौन सा था, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि तुगलक वंश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूनतम समय तक सबसे कम समय तक प्रशासन किसने किया, खिलजी वंश ने। खिलजी वंश में वृद्ध नेता ज्यादा थे, मतलब वृद्ध शासक ज्यादा हुए, इसे वायुवृद्ध वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके जितने भी लीडर्स हुए उनकी एज काफी रही है। जैसे सबसे पहले की तो चर्चा कर लेते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, आपको कंफर्म है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की भी उम्र बहुत ही, लगभग 84 वर्षों के आसपास इसने प्रशासन संभालता है। गुलाम वंश को गुलाम क्यों कहते हैं, तो मोहम्मद गौरी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था मोहम्मद गौरी ने भारत में जो विजित क्षेत्र थे उनका प्रशासन ऐबक को दे दिया, और ऐबक ने प्रशासन किया। ऐबक ने अपने गुलाम इल्तुतमिश को दिया। इल्तुतमिश वैसे ऐबक ने खुद नहीं दिया, ऐबक से आया आराम शाह जो उसका पुत्र था, परंतु आराम शाह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सका, इल्तुतमिश आया। गुलाम वंश की चर्चा करते हैं तो गुलाम वंश में तीन वंशज हम लोगों ने पढ़े थे कि तीन प्रमुख वंश थे। पहला ऐबक का, उसके बाद इल्तुतमिश का गुलाम बलबन का बलबनी वंश। क्या क्या, एक बलबनी वंश में को हम लोगों ने पढ़ा था, इल्तुतमिश के लिए शमसी वंश पढ़ा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कुतुबी वंश पढ़ा था। तो तीनों पॉइंट्स कंफर्म हुए। एक बार और देख लेते हैं आगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रख दो, इस तरह से आपको आंसर यहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको जितनी पीडीएफ मिलेगी हमारे तरफ से जीके जी सेशन की, उन सभी के आंसर्स वहीं मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन आपको इस डाटा बॉक्स में मिल जाया करेगा, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको कंफर्म रहना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ये सब तो आपको पता ही है, इसमें तो मैं बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। फिर हम लोगों ने एक एक राजा वाइज पढ़ा था कि बलबनी वंश में कौन शासक हुए, खिलजी वंश में कौन हुए, तुगलक वंश में कौन कौन से हुए, सैयद वंश में कौन कौन से हुए, लोधी वंश में कौन कौन से हुए। इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले देखा गुलाम वंश को कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश में बढ़ते हुए, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में। कल का सेशन रहेगा शमसी वंश के बारे में। शमसी वंश 2 दिन में चलेगा, 2 दिन में शमसी वंश कंप्लीट होगा, और तीसरे दिन में हम लोगों का बलबनी वंश खत्म होगा। इस तरह से 1 3 2 5 5 डेज लगेंगे। 5 दिन में हम लोग गुलाम वंश पूरे करेंगे। और यहाँ पे जैसे आज का क्लास है, आज के क्लास से लगभग 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से लगभग 70 या 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे 70-80 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, मतलब 7 दूनी 14, 30, 200 के क्वेश्चन के आसपास आपको केवल और केवल गुलाम वंश से देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। ये अगर केवल क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो बेटा पीवाईक्यू सीरीज बैच है, इससे आप जुड़ जाइएगा। देखो बेटा मैं सच बताता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, हमें ऑपरेट करने के लिए कुछ धन की जरूरत है। जैसे ही धन ज्यादा आएगा, कुल मिला के ये समझ लो वर्तमान समय में हमारी जो स्टेटस है वो एमबीके की तरह है। हम लोग एक बड़ा सा साम्राज्य बनाना चाहते हैं, परंतु इस साम्राज्य को बनाने के लिए धन की कमी है, और ये धन कहाँ से आएगा, आप ही लोगों को लूटना पड़ेगा। लूटना क्या है, देखो सीधी सी चीज है कि इसके भी पे मैं आपको उससे ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। आपके लिए वर्तमान समय 199 हाँ 199 के बैचेस हैं। 199 बहुत बड़ी रकम नहीं है, बस ये है कि 199 मेरे लिए कोई रकम नहीं है। इसमें से 28% तो मैं गवर्नमेंट टैक्सेस दे दूंगा, बाकी जो बचा वो रहेगा मेरे पास। पर हाँ ये है कि अगर 199 के मुझे 1000 कैंडिडेट्स मिल गए, तब जाके ये 1000, 10,000, लाख, 1 लाख के आसपास रुपए बन जाएंगे, और इस रुपए से मैं अपना डिजिटल बोर्ड्स और बाकी चीजों को मैं परचेज कर पाऊंगा, जो सैलरीज हैं इनको दे पाऊंगा, बाकी चीजें। अब हम लोग आज चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि ऐबक बड़े महान व्यक्ति हैं। ऐबक के बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले ऐबक का प्रशासन का काल कब से कब रहा, 1206 से 1210 तक। अब यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें समझनी पड़ेंगी, तब जाके ऐबक, ओके मैं इस पेज को वाइट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो बेटा ऐबक को जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे गुलामों की प्रथा है। किनकी प्रथा चल रही, गुलामों की प्रथा। अभी गुलामों की प्रथा होती क्या है, किस तरह से, पहले क्या है, किसी एक व्यक्ति ने, मान लेते हैं इनका नाम एक्स है, इन्होंने वाई को परचेज किया। अब ये वाई को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षा दे सकते हैं, मतलब जिस भी योग्य होंगे उस योग्य इसको बनाएंगे। यहाँ पे गुलामों की स्थिति केवल गुलाम जैसी नहीं थी, बल्कि गुलामों को पढ़ाया लिखाया सिखाया सब कुछ जाता था, और इन्हें योग्य बनाया जाता था। योग्य बनाने के बाद ये एक्स व्यक्ति इनका मालिक है, ये किसी जेड व्यक्ति को बेच देगा, और ये बेचेगा कुछ प्रॉफिट के साथ।
अगर यहाँ पे इसने 10 रुपए का परचेज किया था, यहाँ इसे लगभग 100 रुपए के आसपास बेचेगा, बीच में लगभग 40 रुपए इस पे खर्चा कर देगा। तो इस तरह से लोग इस समय बिजनेस और व्यापार, मतलब लोग जो थे, जो व्यक्ति थे, मानव थे, इन लोगों का ट्रेड किया जाता था, ये एक ट्रेड का पार्ट होते थे। और इस ट्रेड के दौरान उन्हें पढ़ाना लिखाना, शिक्षा योग्य बनाना, साथ ही साथ सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं, उन्हें कुशल बनाना है। ये जिस भी लायक होंगे उस क्षेत्र में कुशल बनाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गुलाम रहे हैं जो कहीं से परचेज किए गए और परचेज करने में वो देश की सत्ता तक पहुंच गए, देश के शीर्ष भाग में सहयोग दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी। यहाँ पे केवल और केवल योग्यता की परख थी, योग्यता की जरूरत थी। अगर आप योग्य हैं तो आप किसी भी स्टेटस तक पहुंच सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकएंड कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह से आपका पालन पोषण हुआ। जब आप इस वंश को पढ़ेंगे तब आपको एक लेटर देखने को मिलेगा, मामूलक। ध्यान रखना, ये मामूलक का मतलब क्या है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न परतंत्र संतान, स्वतंत्र माता पिता या स्वतंत्र संरक्षक से उत्पन्न परतंत्र, लिख लेना बेटा, संतान। मतलब क्या हुआ? इसका एक छोटा सा पॉइंट है कि हर वह व्यक्ति जिसके माता पिता तो आजाद है, वो गुलाम नहीं है, परंतु वह खुद गुलाम है, ऐसे व्यक्ति को मामूलक कहेंगे। इसलिए गुलाम वंश को कभी कभी गुलाम वंश कहा जाता है, कहीं कहीं आपको मामूलक लिखने को मिलेगा। और ये मामूलक भी दो तरह लिखा गया है यार। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ की लैंग्वेज फारसी थी, परंतु हम लोग हिंदी बोलते हैं, इस वजह से हिंदी और फारसी में डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी आपको मामूलक कुछ इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना। इसको मामूलक वंश कहेंगे, गुलाम वंश कहेंगे। और मामूलक गुलाम वंश का मतलब क्या? गुलाम वंश का तो मतलब है कि किसी व्यक्ति का गुलाम है, परंतु यहाँ मामूलक का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति के माता पिता स्वतंत्र है, परंतु स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न एक परतंत्र संतान है। जब हम लोग ऐबक के बारे में चर्चा करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, थोड़ा ऐबक के बारे में, सेलिंग परचेज के बारे में दो तीन ध्यान रखना। ऐबक, वैसे जितने भी हम लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे तो सभी के सभी तुर्क थे। तुर्क होने के साथ साथ इनकी जातियां अलग अलग थी। ऐबक किस जाति से आता था तो वो पॉइंट्स याद रखना। ऐबक था कुतुबी वंश से। किस वंश से था? कुतुबी वंश से। इल्तुतमिश शमसी वंश से। बलबनी था बलबनी, बलबन था बलबनी वंश से। अब जब आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को बारे में देख रहे होंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको देखते समय दो तीन पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले, ये निवासी कहाँ के? इसके माता पिता जो है वो तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। अब तुर्कमेनिस्तान से इनको सबसे पहले सेल किया जाता है, और पहले खेल जो परचेज करता है उसका नाम था फारुखदीन अब्दुल अजीज कैफी ने। फारुखदीन अब्दुल, नाम याद रखो, अजीज कैफी ने। वैसे ये सब आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अजीज कैफी ने सबसे पहले इसने परचेज करता है। ये उसको गुलामों की तरह पढ़ाता लिखाता योग्य बनाता है, और योग्य बनाने के बाद धीरे धीरे ये सेल्स करता है। इसका बेटा था। अब ये तो खत्म हो जाते, इनके समाप्त होते ही इनके बेटे ने इनको निशापुर के काजी, निशापुर में बेच दिया। निशापुर से ये गलीम बाजार में बेचे गए। गलीम बाजार में बेचने के बाद इनको परचेज किसने किया? वहां पर जाके परचेज करता है मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां से खरीदा? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गलीम बाजार से खरीदा था। क्वेश्चन याद रखना। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक परचेज करता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहचान जाता है कि योद्धा बहुत अच्छा है, ये सैनिक अच्छा है, जिस वजह से इसको सबसे पहले अपने साथ युद्ध में ले जाता है। युद्ध में इसकी निपुणता को जांचता है, और निपुणता को जांचने के बाद इसको आमीर ए आखूर की उपाधि देता है। किसकी? आमीर ए आखूर। आमीर आखूर का, आखूर होगा, ठीक है। आमीर आखूर का मतलब क्या होता है? आमीर आखूर का मतलब है कि अश्वशाला का प्रधान। जहां पे सारे घोड़े रहते थे उस स्थल का ये प्रधान बन जाता है। जैसे आज का कंडीशन देखते हैं, आज की सिचुएशन देखें तो भारतीय सेना ने जहां पे सबसे ज्यादा अपने युद्ध पोत वगैरह रख के, जहां पे अपने आयुध डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां का किसी को हेड बना दे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे उस समय युद्ध में सबसे ज्यादा काम क्या आते थे? घोड़े काम आते थे। तो जो घोड़ा का प्रमुख होता था वो शीर्ष लीडर माना जाता था। इसीलिए इसे आमिर आखुर की उपाधि देता है। धीरे धीरे जब मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करते हैं तो मोहम्मद गौरी जब भारत में क्षेत्र को विजित करता है तो भारत में क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र का हेड बना देता है, उस क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक गौरी के जाने के बाद भी पूर्णतः उस क्षेत्र पे शासन बना के रखता है, कभी निराश नहीं किया।
एक बार उसे किसी क्षेत्र का हेड नियुक्त किया गया, इसने उस क्षेत्र की संरचना की। होता क्या था पहले, जैसे मान लेते हैं मोहम्मद गौरी आया और इसने जस्ट सपोज दिल्ली जीता। दिल्ली जीतने के बाद ये तो वापस लौट गया, तो दिल्ली के जो लोकलाइट्स राजा थे उस समय जो भारत में वर्तमान समय में शासन कर रहे थे, ये पुनः दिल्ली पे आक्रमण कर देते थे। जब राजा तो चला गया, इसकी सेना है, सेना को हम मार देंगे, और मारने के बाद हम फिर से वापस सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, सत्ता पे पुनः अपना अधिकार कर लेंगे। परंतु ऐबक इतना कुशल निपुण व्यक्ति था कि इसने कभी किसी को कब्जा नहीं देने दिया, बल्कि दिल्ली के साथ ही साथ अजमेर हो गया, लाहौर हो गया, इन क्षेत्रों को भी जीत के वहां का गवर्नर बन गया। सूबेदार का पद नहीं, यहाँ पे गवर्नर का पद पे नियुक्त किया था। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है हम लोगों ने पढ़ा था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है, कंफर्म हो गया, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दासता स्वीकार रखता है और ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐबक के नाम पे प्रशासन करूंगा, कभी वास्तविक सत्ता नहीं बनूंगा, सरकार नहीं बनूंगा, मतलब खुद को कभी राजा नियुक्त नहीं करूंगा। 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति मिलती है कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज द्वारा, परंतु फिर भी इसने कभी भी अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगाया। ये सदा और सदा मलिक और सिपह सलार के नाम पे ही प्रशासन करता रहा, मलिक व सिपह सलार जैसे उपाधि लेके ही प्रशासन करता रहा। बाद में इसकी मृत्यु हो गई, ये इसका एक जीवन काल है। फिर इन्होंने किस चीजों का निर्माण करवाया, अब इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं और समझते हैं। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था, किस तरह से समझेंगे, समझने का तरीका कंफर्म हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करें। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। ऐबक ने निसापुर के काजी फारुकुद्दीन अब्दुल अजीज कैफी से दास के रूप में खरीदा था। काजी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गलीम बाजार में एक व्यापारी को बेचा गया। अंत में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा। मोहम्मद गौरी ने गलीम बाजार से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को परचेज किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी योग्यता के दम पे, योग्यता क्या थी, पहली बात तो ये कुशल शासक था। इस समय तक तो केवल योद्धा के रूप में अच्छा माना जाता था कि कुशल योद्धा होगा, साथ ही साथ ये सेना प्रमुख भी अच्छा बन सकता है। इस क्रम में इसने यहाँ पे क्षेत्र को सेना प्रमुख अच्छा बन सकता है। इस क्रम में इसने इन्हीं उपाधियों के तहत इसे अमीर ए आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष का पद पर बनाया गया। और अश्वशाला का अध्यक्ष पद बहुत ही सम्मानित माना जाता था, क्योंकि उस समय घोड़े का घुड़सवार, मतलब जहां घोड़े अस्तबल रहते थे वहां का पूरा पूरा इसने हेड संभाल लिया। इसके बाद क्या होता है, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। विलक्षण सैन्य प्रतिभा, विलक्षण सैन्य प्रतिभा का मतलब क्या है, तो युद्ध याद रखना। तराइन का द्वितीय युद्ध, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा था, थोड़ा सा पीछे देखते हैं कहां पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे, ठीक है चलो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारत की सत्ता सौंपी। तो ये कब सौंपी, ये सौंपा तराइन के सेकेंड वार में। तराइन का सेकेंड वार कैसे हो, देखो पहले याद रखना, तराइन के दो वार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वार सेकेंड वार, वैसे थर्ड भी है पर थर्ड को नहीं पढ़ना। तराइन का पहला वार कब होता है, तराइन का पहला जो युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। इस समय क्या था, पृथ्वीराज चौहान विजित हो जाते हैं और भारत में मोहम्मद गौरी की या तुर्की सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती है। फिर पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे जयचंद, जयचंद्र इनसे थोड़ा सा जलते थे और ये क्या गए, ये चले गए मोहम्मद गौरी के पास और इन्होंने बता दिया कि कहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की सेना कमजोर है, जिस वजह से तराइन के सेकेंड वार में मोहम्मद गौरी की विजय होती है और मोहम्मद गौरी जहां जीतता है वहीं भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना हो जाती है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब समाप्त हो जाता है, इसके बाद लीडर्स थे परंतु कोई भी देश की केंद्रीय सत्ता पे स्थापित नहीं थे। देखो जब भारत का प्रशासन समझेंगे तब आपको दो सत्ताएं देखनी पड़ेंगी, एक दिल्ली का प्रशासन, ये मुख्य तौर पे देश की केंद्रीय सत्ता के तौर पे देखा जाता था। इसके बाद क्षेत्रीय या प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन सदा इसकी जी हुजूरी में लगा रहता था। जहां केंद्रीय सत्ता समाप्त हो जाती, ये लोग आक्रमण करते थे परंतु इनके आक्रमण में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होती थी कि पूरी सत्ता को हिला दिया जाए, पूरी दिल्ली सत्ता को हटा के स्वतः स्थापित हो सके। इस वजह से यह क्षेत्र, जिसको पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ये सदा ही ट्रेंड का टॉपिक रहा, केंद्र का टॉपिक रहा, ट्रेंड में रहा और इसने सदैव अपनी सुरक्षा की। इसी क्रम में जब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, क्षेत्रीय प्रशासन रहा, परंतु क्षेत्रीय प्रशासन के साथ इसने तो
दिल्ली पे कब्जा किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, अपनी सत्ता स्थापित कर ली, मुस्लिम सत्ता का भारत में आगमन हो गया। आगमन होने के बाद मोहम्मद गौरी तो पुनः वापस लौट गया, परंतु इसने भारत में ये जो क्षेत्र जीता था इस पे ऐबक को बैठा दिया। कब बैठाया? तराइन के सेकेंड वार में। फिर ऐबक अपने छोटे छोटे युद्ध लड़ता रहा भारत में। छोटे युद्ध का मतलब यहाँ पे युद्ध का साइज बड़ा था, परंतु इसने अलग अलग क्षेत्र को विजय करता रहा। कौन कौन से क्षेत्र विजय किए उस पॉइंट्स को भी बारे में याद रखना। जैसे तराइन का वार हो गया, ठीक है, चंदावर का युद्ध हो गया, इसके साथ इसने यहीं पे बैठे बैठे अजमेर का प्रशासन हो गया, दिल्ली का प्रशासन हो गया, लाहौर का प्रशासन हो गया, ये सारे क्षेत्र इसने विजित कर लिए। कैसे देखते चलते हैं एक बार। चंदावर के तृतीय युद्ध के दौरान ऐबक निरंतर गौरी के साथ रहा। गौरी ने स्वदेश लौटने के बाद जब गौरी वापस लौट गया तो उसके बाद इसने अजमेर मेरठ आदि स्थानों के विद्रोह दबाया और दिल्ली पर अपना अधिकार कायम रखा। दिल्ली के प्रशासन को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, इस तक प्रशासन बनाए रखना। इसके बाद 1194 चंदावर में कन्नौज के क्षेत्र विजय किया। 1195 में अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। अलीगढ़ के अलावा रणथंभौर के किले को जीता, गुजरात की राजधानी एलदिवाड़ा को जीता, बुंदेलखंड के राजा परमारदेव को पराजित किया, कलिंजर, महोबा व खजुराहो पर अधिकार किया। ये इसके कुछ स्थायित्व थे, कुछ छोटे छोटे युद्ध थे जिनको इसने विजित किया। 1206 ईस्वी में एक बड़ा सी घटना होती है। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी वापस लौट रहे थे खोखर विद्रोह को दबाने के बाद, उस समय रास्ते में दम्यक नदी के किनारे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। अब जब मोहम्मद गौरी की अचानक हत्या हो गई, देखो मोहम्मद गौरी की हत्या होने के समय मोहम्मद गौरी ने अपना कोई भी वंशज या उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। जब कोई उत्तराधिकारी नहीं था मोहम्मद गौरी का, तब सत्ता किसके हाथ में जाए इस बात को लेके बड़ी दुविधा थी। मोहम्मद गौरी का एक यल्दौस नाम का भी गुलाम था, कुबाचा भी गुलाम था। परंतु हुआ क्या कि जो तुर्क के व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, वहां के स्थानीय लोगों ने, जो लाहौर के व्यक्ति हैं, लाहौर की सत्ता संभाल लेते हैं, वहां के स्थानीय लोगों ने, साथ ही साथ कुछ अमीरों ने, अमीर क्या है, ये वो व्यक्ति हैं जो देश के प्रशासन में स्वतः इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से स्थायित्व सत्ता स्थापित करते थे, इन्हीं के कहने में सत्ता चल रही थी। इन्होंने ऐबक से अनुरोध किया कि वो लाहौर वापस आ जाए और लाहौर आने के बाद प्रशासन संभाले। इस स्थिति में ऐबक क्या किया, ऐबक दिल्ली से वापस चला गया लाहौर में, और लाहौर में मलिक और सिपह सलार के नाम से ही प्रशासन करने लगा। इसने कभी भी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गुलाम वंश का या सल्तनत काल का कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने खुद को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया? वे सदैव दास बन के ही प्रशासन करता रहा। तब आपको ध्यान रखना है ऐसा व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब इसने सिपह सलार और मलिक सिपह सलार के नाम से लगातार प्रशासन कर रहा था, उसी टाइम पीरियड में 1208 की बात है, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद द्वारा, गियासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया और इसके बाद ऐबक फ्री हो सका। 1208 में मुक्त होता है। 1210 की चर्चा थी कि एक बार ये चौगान खेल रहे थे। चौगान मतलब वर्तमान समय का पोलो समझ लो, घोड़े पे बैठ के, और घोड़े से गिर गए। घोड़े से इस तरह गिरे कि घोड़े की जो काठी थी उसका जो ऊपरी भाग होता है वो इनके सीने में जा गड़ा और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब एक पॉइंट यहाँ दो बन गए। गियासुद्दीन महमूद ने दास्ता पत्र से मुक्त किया, दास्ता से मुक्त किया, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ऐबक को दास्ता से किसने मुक्त किया? तब याद रखना गियासुद्दीन महमूद ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इनकी मृत्यु कब हो गई? चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में। पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग एक डिटेल में देख लेते हैं। क्योंकि मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो गई थी, इस कारण उत्तराधिकारी नियुक्त न करने और कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का समय नहीं मिल सका। गौरी की मृत्यु की सूचना लाहौर के स्थानीय नागरिकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर आकर शासन सत्ता के हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया। स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पे ऐबक ने सत्ता ग्रहण करने लाहौर की राजधानी बनाकर स्वतः जीवन पर्यंत वहीं रहा। अब पॉइंट्स, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, क्या मोहम्मद गौरी क्या ऐबक ने कभी भारत में आया? तो याद रखो भारत आया, परंतु इसने कभी भारत को राजधानी नहीं बनाया। ऐबक ने अपनी पूरी लाइफ राजधानी लाहौर को ही बनाई, क्योंकि उस समय देखो जब लाहौर पहुंचता है तो लाहौर की सत्ता भी डामाडोल हो रही थी, वहां पे भी एक स्थायी प्रशासन की जरूरत थी। स्थायी प्रशासन के रूप में ऐबक पहुंचता है, उसने लाहौर को संभाला। लाहौर को समझो, इसके कुशल नेतृत्व का तरीका समझो। लाहौर में बैठा है परंतु ये भारत की सत्ता को भी चला रहा है। कोई भी राजा भारत की सत्ता को अपने हाथ में नहीं ले रहा है,
ये केवल लाहौर में बैठ के ही भारत की सत्ता को, बदायूं वगैरह क्षेत्रों को भी चला रहा होता है। अब ऐबक के बारे में दो तीन पॉइंट्स और याद रखना। ऐबक का एक गुलाम है, ये स्टोरी हम लोग कल के लिए बना रहे हैं। ऐबक ने एक गुलाम परचेज किया था जिसका नाम था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम तो था, परंतु ये ऐबक के गुलाम होने के साथ साथ ही ऐबक ऐबक का दामाद भी बनता है। दामाद बनने के साथ साथ ही उस समय बदायूं क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त होता है, बदायूं का गवर्नर नियुक्त होता है। बदायूं क्या है? बदायूं एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भारत का सबसे ज्यादा या सर्वाधिक एकता आता है। एकता का मतलब क्या है? भू टैक्स या भूमि टैक्स। अब हम लोग थोड़ा इसकी और खूबियों के बारे में चर्चा करते हैं। ऐबक की तो मिनहाज उस सिराज लिखते हैं, ये लेखक हैं, लेखकों के बारे में चर्चा करें तो ये पॉइंट्स याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी व्यक्ति थे। हसन निजामी की बुक याद रखना, इनकी बुक आपसे पूछी जाएगी। तास उस मासीर नाम की बुक इन्होंने लिखी और ये ऐबक के दरबारी कवि थे। इसके साथ ही साथ ऐबक के दरबार में फक्र मुदाबिर थे। फक्र मुदाबिर कौन है? ये पॉइंट्स याद रखो। इनकी भी एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, ये पुस्तक इन्होंने लिखी और ये दोनों पुस्तकों के लेखक इनके दरबार में थे और इनके दरबारी कवि थे। इसे मिनाज उस सिराज लिखता है कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं के साथ विशाल हृदय वाला था, साथ ही बहुत दानशाली था। ये दान इतना देता था कि इसका नाम कुरान खां बख्श, सॉरी, इसका नाम लाख बख्श पड़ गया। लाख बख्श का मतलब क्या है? लाखों दान देने वाला। कुरान खां क्यों कहते थे? कुरान खां इसलिए कहते थे, कुरान खां इसका नाम इसलिए था क्योंकि ये कुरान की आयतों को बड़ी मधुर आवाज में गाता था और इसको पूरी की पूरी कुरान कंठस्थ थी। कुरान की आयतों को मधुर आवाज में गाना गाता था, पढ़ता था। साथ ही साथ इसे पूरी कुरान याद थी, कुरान को याद कर चुका था, इसलिए कुरान खा कहते थे। साथ इसका अन्य नाम हातिम खातुर्ती भी था। तो ये पॉइंट्स और याद रखना। अब अगर इसके स्थापत्य के बारे में चर्चा करें, इसने स्थापत्य के रूप में क्या क्या बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करें तो ऐबक का प्रशासन काल देखेंगे तो प्रशासन काल बहुत न्यूनतम समय की है। न्यूनतम समय में इसने क्या किया कि मैं क्षेत्र का विस्तार ना करके क्षेत्र को सुदृढ़ बनाता हूँ, क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। इस वजह से इसने विस्तार पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका हाँ मन में रहा होगा कि जैसे ही और समय तक जीवित रहेंगे तब क्षेत्र को विस्तार करेंगे, पर पहले इसने दृढ़ करने पे लगा। दृढ़ करने के क्रम में इसने अजमेर के निकट एक विग्रहराज चतुर्थ का मंदिर था, जो विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो पहला पॉइंट याद रखो, क्या बनाया? इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो ये सीधा पॉइंट, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। ये 2.5 दिन झोपड़ा होने से पहले एक विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसके साथ ही साथ इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की और बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण समाप्त नहीं करा सका क्योंकि उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई, बस इसका था इसने निर्माण प्रारंभ कराया। और कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में कराया? कुतुब मीनार का निर्माण इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में मनाया और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। तो इसके 3 मुख्य स्थापत्य हैं, तीनों को याद रखना। 2.5 दिन के झोपड़े में संस्कृत नाटक हरिकेल के कुछ अंश अंकित हैं, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। फिर इसकी मृत्यु के बारे में चर्चा करें तो इसकी मृत्यु होती है घोड़े से खेलते गिरते समय, वो भी जब ये पोलो खेल रहा था, आधुनिक पोलो या उस समय चौगान नाम से जानते थे। घोड़े से गिर जाने की मृत्यु हो गई 1210 में। मिनहाज उस सिराज क्या लिखते हैं? मिनहाज उस सिराज लिखते हैं, जब मौत आई तो 607 ईस्वी में पोलो खेलते हुए वह घोड़े से गिर गया। घोड़ा उस पर गिरा, काठी के सामने का उठा हुआ भाग कुतुब मीनार की छाती में घुस गया और उसकी मृत्यु हो गई। एबीएम हबीबाक लिखते हैं, ऐबक एक तुर्क साहस और ईरानी उदारता का सुसभ्य मिश्रित था। मतलब ये साहसी तो था ही, साहसी के साथ साथ ये उदारवादी भी था। हसन निजामी की चर्चा करें तो हसन निजामी अपनी बुक में लिखते हैं, कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था और राज्य में शांति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। हसन निजामी से हमें पता चलता है ये न्यायप्रिय शासक था और न्याय के लिए ज्यादा उत्सुक था। अब इसके बाद इनका पुत्र आता है आराम शाह। आराम शाह के बारे में हम एक सेशन लेंगे, पूरा का पूरा एक सेशन रहेगा जो आराम शाह पे डेडिकेटेड रहेगा। हाँ, ये सेशन छोटा रहेगा परंतु क्या करें, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में क्वेश्चन बना लेंगे। आज छोटा सा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। आराम शाह क्या है? 1210 में जहां मृत्यु होती है, अयोग्य शासक था, अकुशल शासक था, इसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी।
ये दिल्ली की सत्ता में बैठ तो जाता है, परंतु दिल्ली की गद्दी पे बैठने से इसे तुर्क सरदार और नागरिक वहां के खुश नहीं थे। तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश से कहा, महाराज आप आ जाइए और आप शासन को संभाल लीजिए। तब इल्तुतमिश आता है और इसको जड़ के एक युद्ध में आराम शाह को पराजित करके आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश शासक बन जाता है। इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद है, गुलाम है, फिर भी ये ऐबक की सत्ता पे स्थापित कर लेता है। फिर इल्तुतमिश इल्तुतमिश भारत में सल्तनत काल या भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बनता है, क्योंकि इल्तुतमिश खुद सुल्तान की उपाधि धारण करता है, इत्यादि कार्य इल्तुतमिश करता है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये बड़ा क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 35 क्वेश्चंस होंगे, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अगर आपके मन में किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। इन सभी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपकी इच्छा किसी बैच को करती है तो जरूर परचेस करिएगा। बैच के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। करना क्या, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो बैच आपको अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करिएगा। एक आप पेमेंट गेटवे पे आएंगे, नॉमिनल से फीस पे करनी होगी। वैसे ये ध्यान रखना, अभी जो फीस वहां पे लिखी होगी 499, परंतु इसका आप कोड लगा लीजिएगा BUDDY60। बड़ी 60 लगाते ही इस पूरी पूरी प्राइस 199 हो जाएगी, यहाँ से आप पे कर सकते हैं। निम्नलिखित कालानुक्रम में लगाओ, तुगलक, लोधी, इब्राली तुर्क, इल्बरी तुर्क या खिलजी, इनमें से कौन सा प्रशासन सबसे सही है। तो याद रखो, सबसे पहले हम लोगों ने तुर्क आए भारत में प्रशासन करने। तुर्क के बाद क्या है, तुर्क में ही हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सुल्तान, सॉरी, गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में क्या है, गुलाम वंश के बाद क्या है, कुछ पॉइंट्स कंफर्म है क्या? अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि गुलाम वंश के बाद कौन सा प्रशासन ने शासन किया था? याद रखो, गुलाम हो गए खिलजी, दुखी, तुसालो, तुगलक हो गए, सैयद हो गए, लोधी हो गए, ठीक, कंफर्म हो गया। अब गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तुर्क मिल गया। इसके बाद क्या मिलता है, देखो सबसे पहले हम लोग को मिला 4 नंबर, फिर मिला खिलजी 5 नंबर। 4 5 किसी ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट डी पे लगा दो, क्यों पूरा पढ़ो। एक शॉर्टकट तरीके से अपना दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है, ये आप सही खुद बताइएगा, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। मुस्लिम राजवंश की चर्चा करें तो सल्तनत काल में सबसे पहले हम लोगों को देखने मिलता है गुलाम वंश, अर्थात तीसरे का ऑप्शन 11 बी नंबर। गुलाम वंश में पहले प्रशासन किया क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर वास्तविक प्रशासन की चर्चा करें तो वास्तविक साम्राज्य इल्तुतमिश द्वारा, ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक, बिल्कुल नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के जाता है और उसने अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बनता है। परंतु यहाँ शासक कभी शासक पद पे नहीं बना, शासक नियुक्त हुआ, परंतु उसने खुद को ना कभी शासक बने, ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इस समय अपने नाम के सिक्के चलाना भी बड़ा फेमस था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना अपने नाम के सिक्के चलाए, ना खुद को सम्राट घोषित किया, ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की। दास्ता से कब मुक्त होता है, दास्ता से 1208 में मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, देश वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश, तो यहाँ पे मामूलक वंश लिख गया, मामूलक वंश कंफर्म हो गया। गुलाम वंश को क्या कहते हैं, गुलाम वंश को मामूलक वंश कहते हैं। मामूलक क्यों लिखा जाता है, ये भी कंफर्म हो गया। मामूलक इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न परतंत्र संतान है। नेक्स्ट, मामूलक वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, इल्बरी वंश या सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था, इल्बरी वंश की चर्चा करें तो इल्बरी वंश का भी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सिर्फ नाम है, चाहे आप गुलाम वंश बोल लीजिए, चाहे आप मामूलक वंश बोल लीजिए, चाहे आप इल्बरी वंश बोल लीजिए, तो ऑप्शन से क्या होता है, ऑप्शन से हमें ये पता चल जाता है कि कोई एग्जाम से कभी क्वेश्चन पलटा है या नहीं पलटा है, किस तरह से पलटा रहा है, ये सारी हमें पता चल जाती है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कब प्रारंभ होता है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन प्रारंभ होता है 1206 से ईस्वी में, ठीक है, कब रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया, 1206 1210, किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1206 से 1210। दिल्ली सल्तनत का राज्य कब समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन की चर्चा करें तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन समाप्त होता है 1526 ईस्वी में। 1206 से प्रारंभ होकर 1526 तक रहता है। फिर दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा, तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, और ये फारसी भाषा की वजह से मामूलक मामूलक इस तरह के लेटेस्ट में हम लोगों को चेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये हमें समझना पड़ेगा, हर एक भाषा की सम्मान करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, शुरू करवाने का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, समाप्त किसने कराया, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। फिर पॉइंट्स, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार ये तो आप लोगों को पता ही है, दिल्ली में स्थित है, बस पहले लगी होगी, समझ गए होंगे।
कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के किस नाम है? बख्तियार काकी के नाम पे। कहीं ऑप्शन है क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ? कुतुब मीनार में स्थित है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा, सॉरी बी सही रहा, डी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बना? दिल्ली का कुतुब मीनार 12वीं शताब्दी में बनती, क्योंकि 1206 12वीं शताब्दी चल रही थी यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 19 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली सल्तनत दिल्ली कहाँ पे स्थित है? कितनी मंजिला इमारत है? वर्तमान समय में दिल्ली की चर्चा करें तो 5 मंजिला इमारत है, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? ये तो आप लोगों को, सॉरी, ये जो स्थापत्य ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, ये बात मैं मान सकता हूँ, परंतु जब हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक जीके की क्लास लेंगे वहां पर हम लोग इस पॉइंट्स को पढ़ लेंगे कि इसकी हाइट कितनी, किस तरह से हाइट याद रखिए 73 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार का पर किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया? इसको पूरा कराने का कम श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर उदाहरण है, ये याद रखो ये इंडो इस्लामिक स्टेट्स है, मतलब भारतीय और इस्लामिक सभ्यता दोनों मिल रही हैं, अर्थात इंडो इस्लामिक। 23 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? कुतुब मीनार में कुतुब इस्लाम मस्जिद अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार, परंतु बुलंद दरवाजा यहाँ नहीं है, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। यहाँ पे अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल है? अलाई दरवाजा की चर्चा करें तो कुतुब मीनार में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बुलंद दरवाजा नहीं, अलाई दरवाजा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहा? 25 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अलाई दरवाजा दिल्ली के स्थित कुतुब मीनार के प्रांगण का एक प्रवेश द्वार है, एक बड़ा सा गेट है जहां से आप प्रवेश करते हैं, इसको बोलते हैं अलाई दरवाजा। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार के पास मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किसका उदाहरण है? जो मेहरौली पिलर की चर्चा करेंगे, उत्कृष्ट गुणवत्ता के स्मार्ट पत्थर पे कड़ी कारीगरी लोकप्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 27 का ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चन इतिहास की दृष्टि से उत्तीर्ण ना होके जब हम स्टैटिक जीके में विश्व धरोहर स्तर में चलेंगे, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे भारत के धरोहर स्तर, वहां पे चर्चा करेंगे निर्माण कैसे हुआ, वहां पे इसका 360 डिग्री कवर करेंगे, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, बनाने वाला कौन था, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। लौ स्तंभ कहाँ स्थित? याद रखो लौ स्तंभ कुतुब मीनार में स्थित, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, लौ स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर? लौ स्तंभ कहाँ पे स्थित है? जहां पे कुतुब मीनार स्थित है वहीं लौ स्तंभ भी होगा। ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात हो गई। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बनाएगा, इसके निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग की गई? कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद का प्रयोग करें तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उपयोग में लाई गई, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई। किस सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हो? तो अब आप लोगों को ध्यान रखना 12वीं शताब्दी चल रही थी, 12वीं दशक के दौरान, मतलब जब 1210 के आसपास है ना, ये शताब्दी का दशक ईयर हो जाएगा, इस दौरान इसका निर्माण हो रहा था। 32 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बताया गया है, पर समझने से फर्क पड़ता है। किस शहर में कुव्वतुल इस्लाम स्थित है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि यह दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट, वह सुल्तान कौन था जिसके घोड़े से गिर के लगी चोटों के कारण मौत हो गई? यार ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात है। पोगो या चौगन नहीं, चौगान है। ठीक है, चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कल के दिन क्लास में हम लोग आराम साहब को पढ़ेंगे, और कल के दिन क्या, अभी बेटा आपको छोटी सी एक वीडियो मिल जाएगी आराम साहब के बारे में, आराम साहब को देख लीजिएगा। उसके बाद कल के पूरी डिटेल क्लास रहेगी इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा सा बड़ा समय लेंगे। कोई मन में क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आप एक बार लास्ट में बता देता हूँ। यूपीटीपीएससी का कोई भी आपको बैच लेना हो तो एग्जाम पढ़ी, यूपी पुलिस का कोई भी बैच लेना हो तो एग्जाम पढ़ी, एसएससी का कोई भी बैच लेना हो तो एग्जाम पढ़ी। हाँ, अगर आप रीजनिंग और मैथ की फैकल्टी हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट्स खुले हुए हैं। आपकी जान पहचान में कोई फैकल्टीज है जो यूपी और कानपुर से रिलेटेड हैं तो आपके लिए हमारे, वैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हो सकता है कि आप कहीं से भी ले सकें और उसमें सेटअप में आपका सहयोग देंगे। हाँ, इन चीजों में आप हमारा सहयोग देते हैं तो हमारे बेहद अच्छा लगेगा। कोई मन में क्वेश्चन, डाउट, सेशन कुछ भी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नंबर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ 9889057003, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, प्रत्येक नए मिलते हैं नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।